सोचकर देखिए, क्या कोई पूरा का पूरा देश खरीदा जा सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को लेकर यही सवाल सुर्खियों में था। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये पूरा मामला तब गरमाया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी इच्छा जताई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो उन्होंने ये आइडिया पहले भी दिया था, लेकिन इस बार उनके इस बयान ने अचानक से आर्कटिक की पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक नया तूफान ला दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आज की तारीख में 21वीं सदी में किसी देश पर प्राइस टैग लगाया जा सकता है? ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है, है ना? ये तो बात है वहां रहने वाले लगभग 56,000 लोगों की, उनकी संस्कृति की, उनकी पहचान की और उनके भविष्य की। ग्रीनलैंड का जवाब बिल्कुल उसकी बर्फीली जमीन जैसा ही था, एकदम ठंडा और साफ। वहां के प्रधानमंत्री मुतेबी एगेडे ने दुनिया को एक सीधा संदेश दिया, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, यह लोगों का घर है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि अपने भविष्य का फैसला खुद करने का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो अगर ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसका मालिक है कौन? चलिए इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रियलिटी को समझते हैं, क्योंकि ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। देखिए, यह मामला थोड़ा सा पेचीदा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क किंगडम का हिस्सा तो है, लेकिन ये एक सेल्फ गवर्निंग देश है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड अपनी सरकार के जरिए अपने ज़्यादातर मामले जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और अपने नेचुरल रिसोर्सेज खुद ही संभालता है। हाँ, विदेश मामले और डिफेंस डेनमार्क कंट्रोल करता है, लेकिन अब यहाँ भी ग्रीनलैंड अपनी बात जोर शोर से रखने लगा। ग्रीनलैंड की आज़ादी की चाबी है साल 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को एक अलग राष्ट्र की तरह देखता है और उन्हें अपना फ्यूचर डिसाइड करने का पूरा हक देता है। और हाँ, इसमें पूरी तरह आज़ाद होना भी शामिल है। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना? एक द्वीप जो सदियों तक एक यूरोपियन पावर की कॉलोनी था, आज अपनी आज़ादी की शर्तें तय कर रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब जाहिर है इतिहास में है। ग्रीनलैंड आज जहां है, वहां पहुंचने में उसे रातों रात कामयाबी नहीं मिली। ये 300 साल की एक लंबी और काफी मुश्किल जर्नी का नतीजा है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, गर्व है और अपनी पहचान बचाने की जिद है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो अलग-अलग नजरिए देखने जरूरी हैं। एक तरफ डेनमार्क था, जिसे लगता था कि वो ग्रीनलैंड को मॉडर्नाइज करके उसकी मदद कर रहा है, पर दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के लोग थे, जिनके लिए ये एक विदेशी शासन था जो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके जीने के तरीकों को मिटा रहा था। और बस इसी टकराव ने वहां राष्ट्रवाद की आग भड़का दी। तो देखिए, ये संघर्ष कई दशकों तक चला। 1721 में कॉलोनी बनने के बाद ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले हमेशा कहीं और ही लिए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 1973 में, जब डेनमार्क के साथ उसे यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल होने पर मजबूर किया गया। ग्रीनलैंड के लोगों को लगा कि अब उनकी किस्मत का फैसला कोपेनहेगन से भी दूर ब्रुसेल्स में हो रहा है। इसी विरोध से 1979 में होम रूल का जन्म हुआ और फिर आखिरकार 2009 में आया वो ऐतिहासिक सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, जिसने पूरी आज़ादी का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन आज़ादी का दरवाज़ा खुलना एक बात है और उस दरवाजे से बाहर निकलना दूसरी। असली कहानी अब शुरू होती है। ग्रीनलैंड सिर्फ आज़ादी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि वो एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत उसे हासिल करने में लगा हुआ है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे सॉवरेनिटी गेम कहते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। मतलब एक आज़ाद देश की तरह एक्ट करना शुरू कर दो, भले ही आप अभी ऑफिशियली आज़ाद न हो। ग्रीनलैंड सीधे दूसरे देशों से रिश्ते बना रहा है, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बना रहा है और धीरे धीरे दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर रहा है कि वो एक सॉवरेन राष्ट्र है। जैसा कि एक एक्सपर्ट कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेनमार्क को धीरे धीरे पिक्चर से फोटोशॉप कर दिया जाता है। जब ग्रीनलैंड के नेता वर्ल्ड स्टेज पर जाते हैं, तो वो डेनमार्क को जैसे बैकग्राउंड में धकेल देते हैं। दुनिया को सिर्फ एक चेहरा दिखता है, ग्रीनलैंड का। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड अपनी नींव भी मजबूत कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनलैंड जैसी संस्थाएं एक ऐसी नई जनरेशन तैयार कर रही हैं, ऐसे लीडर्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट जो एक आज़ाद ग्रीनलैंड का भविष्य तय करेंगे। आखिर एक देश सिर्फ जमीन थोड़ी होता है, ये उसके लोग होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं। तो चलिए वापस आज की दुनिया में आते हैं। आखिर अमेरिका, चीन और रूस जैसी सुपर पावर्स अचानक ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? जवाब सिंपल है, आर्कटिक बदल रहा है
और बहुत तेजी से। आज के टाइम में ग्रीनलैंड एक जियोपॉलिटिकल खजाना है। इसकी जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक कार और विंड टर्बाइन के लिए बहुत जरूरी हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे नॉर्थ अमेरिका के डिफेंस के लिए एक अहम मिलिट्री पोस्ट बनाती है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो ग्लोबल शिपिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। और हाँ, ये क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी भी है। और हाल ही के जियोपॉलिटिकल बदलावों ने तो इस पर फोकस और भी बढ़ा दिया है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के साथ आर्कटिक अब इफेक्टिव रूप से नेटो और रूस के बीच एक नई सीमा बन गया है और इस नए शीत युद्ध में ग्रीनलैंड बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड जल्द ही दुनिया का सबसे नया देश बनने वाला है? हालांकि ज्यादातर ग्रीनलैंडर्स यही चाहते हैं, लेकिन आज़ादी की इस राह में अभी भी कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये नंबर है, 500 मिलियन यूरो। ये वो रकम है जो डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को देता है ताकि वो अपना बजट चला सके। ये एक तरह की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, वो सुनहरा धागा जो ग्रीनलैंड को अभी भी डेनमार्क से जुड़े हुए हैं। जब तक ग्रीनलैंड इस निर्भरता को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक पूरी आज़ादी का सपना बस एक सपना ही रहेगा। आखिर में ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ एक बर्फीले द्वीप की कहानी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, ग्लोबल सुपर पावर्स की इस दुनिया में एक छोटा सा देश आखिर अपना रास्ता कैसे बना सकता है। ग्रीनलैंड का संघर्ष हमें दिखाता है कि 21वीं सदी में सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, और ये दुनिया भर के कई छोटे देशों के लिए एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी।